नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष के बाद में आपका स्वागत है। और अब चुनाव खत्म हो चुका है, 7वें चरण के लिए मतदान हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। अब सिर्फ इस बात का इंतजार है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सही हैं या गलत, और इस बात का फैसला होगा 4 जून को, जब वाकई में मतगणना होगी और तब पता चलेगा कि अब तक का सबसे लंबा चुनाव जो हुआ उसमें क्या कुछ होने वाला है। जो कई सवाल हैं वो अभी भी वैसे बने हुए हैं। हालांकि एग्जिट पोल अपने तरीके से उन्होंने एक डायरेक्शन बता दी है, उस डायरेक्शन के हिसाब से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उन एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर ही बहुमत मिल जाएगा, उसको किसी के बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोग चुनाव के पहले कह रहे थे, ये दावे भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शायद बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए। तो अब ये तो जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन पता चलेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। दरअसल ये पूरा चुनाव कैसा रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। आप जानते हैं कि हर चरण के बाद हम प्रभु चावला जी से बात करते हैं, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ है, एडिटोरियल डायरेक्टर है, और साथ ही साथ वो भारत के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। कई खबरों की वजह से उनकी केंद्र की सरकार गिर चुकी है और 2 राज्य सरकारें भी गिरी हैं, और उनका बहुत रसूख है सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में। तो दरअसल उनसे बेहतर इंसान कौन है इस पूरे चुनाव को समझने के लिए, A to Z। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एग्जिट पोल ने तो कह दिया कि भाई बीजेपी की सरकार आ रही है और बहुमत की सरकार आ रही है। जो भी इफ एंड बट लगा था हमारे ख्याल से वो खत्म एक तरीके से, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया उस पर क्या है? एग्जिट पोल बड़े प्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि जो भी एग्जिट आ रहे लगभग उनका देखेंगे रेंज तो लगभग उसी 5-10 सीटों का इधर उधर है। जैसे ऐसे लगता है कि कहीं पर ओपिनियन पोल एक ही ढंग के सैंपल से लिया गया है, क्योंकि वहां लगता है कि वोटों का परसेंटेज इस बार जो पोल में बड़ी चीज दिखाई दी है कि वोट परसेंटेज इतनी ज्यादा दिखाई गई है कि जो कांग्रेस और बीजेपी में है वो कहीं पर 25%, 30%, 35%, 28%, मतलब इतना मार्जिन है। उसके बावजूद भी इंडिया को कुछ सीटें मिल रही है, वो हैरानी की बात है कि अगर 70% से वोट पड़ रहे हैं, 68% वोट पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 66% वोट पड़ रहे हैं, 63% पड़ रहे हैं, तो वहाँ बीजेपी को सीट एक भी नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी 2 दे रहे। ऐसे काफी स्टेट्स है जिसके अंदर 60%, 65% कांग्रेस और उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस एग्जिट पोल के बाद ये तो लगता है कि एक बार डायरेक्शन आदमी ठीक ले लेता है और उसके बाद दिखता है कि आंकड़े कितने आते हैं। मतलब इस बार के आंकड़ों से बड़ा स्पष्ट है जो दिखाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो बीजेपी क्लेम कर रही थी कि हमारी 370 के करीब आएंगी एनडीए की, पहले कहते हमारी आएंगी, उसके बाद 400 का मतलब 370 पर। तो सारे एग्जिट पोल बीजेपी का जो क्लेम था उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उससे कम नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में इस हिसाब से 50 से कम की आने की संभावना भी दिखाई देती है। जो बीजेपी क्लेम कर रही थी हम 50 से भी नीचे लेकर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से देखें कि बीजेपी का प्रेडिक्शन हो सकता है ग्राउंड रियलिटी जो उन्होंने पहले तो ओपिनियन पोल करा लिए होंगे, एग्जिट पोल भी करा लिए होंगे अपने हिसाब से, तो उनके फिगर्स और एग्जिट पोल के फिगर्स पहली बार हुआ है जो मैंने देखा अपने हिस्ट्री के अंदर, जो माप खाते हैं और ना केवल स्टेट लेवल पर भी माप खाते हैं। जैसे बीजेपी का कहना था कि हम 7 से 9 सीटें तेलंगाना में जीतेंगे, एग्जिट पोल भी वही कह रहे 7 से 9 जीतेंगे। वो कह रहे थे हम वेस्ट बंगाल के अंदर 27 से 30 जीतेंगे, वो भी तो वेस्ट बंगाल के अंदर 27 से 30 दिखा रहे हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था, तो वो ये भी बता रहे उड़ीसा में 15 जीतेंगे, तो 15 दिखाई दे रहे। तो सवाल ये कि अब केरला के अंदर भी 2 सीटें कह रहे थे, वही 2 दिखाए रहे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि इतना कॉन्फिडेंस और कोइंसिडेंस है कि बीजेपी का क्लेम नंबर बाय नंबर सेम है। तो ये अपने आप में सोचने का एक विषय हो सकता है अगर ठीक हो, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, परंतु ये दिशा ये दिखाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की जो हम लोग कुछ बात करते आते हैं, इसके बाद की लोकल मुद्दे हावी हो गए हैं। अगर ये रिजल्ट आता है, एग्जिट पोल बन जाता है, तो ये केवल मोदी की ही जीत होगी कि मोदी के नाम पर ही वोट मिले। चाहे आप कन्याकुमारी देख लें, चाहे आप लद्दाख देख लें, वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति मैटर करता है, जिसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो ये रहा था इलेक्शन उन्होंने अपने अर्ध गिर्द वीव कर दिया था, इसलिए अगर ये आंकड़े निकलते हैं सही तो ये जीत मोदी के नाम पर साइलेंट वोट कह सकते हैं, छोड़ नहीं दिखाई देता था। परंतु बीजेपी वाले जो सीटें कह रहे थे उस हिसाब से बन नहीं है, तो आंकड़े हम वेट करेंगे 4 तारीख तक। कई बार होता है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कहीं पर स्टेट लेवल पर गलत भी होता है, जैसे कहीं जहाँ गलत होता है इनके चांस कहीं नहीं थे। हम सब कहते थे तमिलनाडु में कोई चांस नहीं था, तो बीजेपी वहां पर क्लेम भी नहीं कर रही थी, तो एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं। तेलंगाना के आंध्र के अंदर सारी की सारी सीटें दिखा रहे हैं जाएंगी एनडीए के पास,
बीजेपी भी वही क्लेम, बीजेपी 6 सीटें लड़ रही है, वही 6 की 6 मिल रही है उनको एग्जिट पोल के हिसाब से। अब 6 सीटें में 100% स्ट्राइक रेट आंध्रा में होगा, ये अपना में सोचने का विषय है। और आंध्र कर्नाटका में वोट डिफरेंस इतना नहीं है, तब भी कर्नाटक के अंदर 22 से 23 बीजेपी क्लेम कर रही थी 23 सीटें मिलेंगी, वो लड़ी 25 सीटें रही हैं, तो उसमें से 23 लेने की बात उसके अंदर आती है। तो ये सब देखने के जरिए है, परंतु कुछ भी पॉसिबल है। अब काउंटिंग होगी उस दिन, देखेंगे कि क्या होता है। परंतु एक माहौल तो बन गया है कि सरकार तीसरी बार आ रही है। जैसे आप क्रिकेट भी वॉच करते हैं, मेरे को याद नहीं है 1 या 2 खिलाड़ी होंगे जिन्होंने 3 टेस्ट मैच के अंदर तीनों बार सेंचुरी लगाई हो। तो मोदी जी उसके इतिहास में मेरे ख्याल एक क्रिकेटर है जिसने 3 सेंचुरी लगाई थी तीनों टेस्ट में, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मोदी जी पॉलिटिकल क्रिकेट के अंदर पहले खिलाड़ी होंगे जो 3 सेंचुरियां लगाने वाले होंगे। एक के बाद उसके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बाद जो लगता है ऐसे होंगे जाकर। जी जी ये लेकिन नेहरू के बाद, जी बिल्कुल बिल्कुल नेहरू के बाद। लेकिन ये चुनाव शुरुआत जब हुआ तो लोगों को लगा कि बहुत उदासीन है, उतना मत नहीं पड़ रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया तो ये लगा कि भाई एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है, और कुछ राज्यों के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया वहां काफी लड़ाई चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो पत्रकार हैं, क्या वो चीजों को पकड़ नहीं रहे थे? क्या प्रॉब्लम, अगर ये नतीजा आ रहे हैं, कुछ एक दो एग्जिट पोल मैंने देखा जो 400 की ज्यादा 401 सीट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन। अब अगर 401 सीट दे रहे हैं और अगर ऑन एन एवरेज अगर 350 के ऊपर अगर सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, तो फिर ये तो मानना चाहिए कि कम से कम हवा तो चली रही थी, वेव तो चली रही थी। लेकिन सब ये कह रहे थे कोई हवा नहीं चल रही है, और सब कह रहे जबरदस्त लड़ाई है। तो क्या सारे पत्रकार गलत हो गए? ये पत्रकारों का विशेषण जो बैठता है हमेशा पत्रकार, मेरे ख्याल लगता है कि बहुत ही गलत निकले हैं, कई बार निकले, नई बात नहीं होती अगर गलती होती है एक बार। तो ये है कि हम ये मान करते हैं कि एग्जिट पोल ठीक निकलेंगे और इसी लेवल पर निकलेंगे, पर इतना बड़ा स्ट्राइक रेट तीसरी बार स्ट्राइक करना हर जगह वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि पॉसिबल नहीं है। परंतु मैं नहीं कह सकता क्योंकि एग्जिट पोल जब तक आ नहीं आता रिजल्ट, जो आप पत्रकार वोटिंग परसेंट तो कम हुई है, ये कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, उदासीनता तो है। परंतु ये भी हो सकता है कि मोदी समर्थक ज्यादा निकले हैं और बाकी लोग नहीं निकले। तो स्टेटस को के लिए वोट करने का मतलब कि जब मोदी के वोटर ज्यादा निकलेंगे तो जहां हारने की भी संभावना थी वो 100% स्ट्राइक रेट आप यूपी में देखेंगे एग्जिट पोल के हिसाब से, यूपी के अंदर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही किसी एग्जिट पोल के अंदर। वहां पर सब दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 62 64 वही दिखा रहे हैं, परंतु बाकी स्टेट्स में दिखा रहे हैं कि यूपी के अंदर क्यों नहीं बढ़ी सीटें। अगर सब जगह बढ़ रही है, हिंदी बेल्ट के अंदर राजस्थान में बढ़ रही है, हरियाणा में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बढ़ रही है, आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, यूपी एक एक्सेप्शन दिखा रहे हैं जिसके अंदर सीटें बीजेपी की नहीं बढ़ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो कई कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिट पोल के अंदर हैं जो समझ में नहीं आ रही है मेरे को कि वोटिंग परसेंटेज की जगह बीजेपी की कम है और कांग्रेस की ज्यादा, पर सीटें बीजेपी को ज्यादा मिल रही है। तो इस हिसाब से इस एग्जिट पोल के अंदर लगभग हर एग्जिट पोल, पहले मैंने तो एग्जिट पोल देखे पहले भी 1998 से देख रहा हूँ मैं, 98 से लेकर के अब जो 2024 के अंदर 7 इलेक्शन हो गए हैं। पहले होता था कि एग्जिट पोल के अंदर कहीं ना कहीं वेरिएशन होती थी, कुछ लोग दिखाते थे हार, कुछ लोग दिखाते। अब जो है समानता जो आ रही है, यूनिफॉर्मिटी और एग्जिट पोल भी बड़ी अपने आप में असमंजस है, कोइंसिडेंस है, क्या है कि सबके फिगर भी वही है, परसेंटेज फिगर भी वही है, सीटें भी वही है। तो 3 एजेंसी जो कर रही हैं, तुम एजेंसी का क्या एक ही सैंपल है जहाँ से वो सैंपल इकट्ठा करते हैं। पहले कभी होता था, आप भी पर रहे हैं 2008 में, 2000 उससे 1998 में, 99 में हर किस्म के ओपिनियन पोल आते जो एग्री करते थे, नहीं करते थे। अब जिस ओपिनियन पोल उठा लीजिए, एक तो संख्या बढ़ गई, पता नहीं कौन कौन लोग एग्जिट पोल पे हर एक ने दुकान खोल रखी है, पर सब दुकानदारों ने भी, उनके नंबर भी वही हैं जो बड़े दुकानदार होते हैं। तो इसलिए यहाँ तो मुकाबला हो रहा है कि कहाँ अंबानी का प्रेडिक्शन, कहाँ कोई बैठा है खुदरा व्यापारी चांदनी चौक के अंदर, उसका प्रेडिक्शन बराबर है, ये कैसे हो सकता है? तो ये परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है कि इतनी सीटें आनी है, उसके 350 हमने लेनी है, तो 350 के आसपास 370 को कह रहा है, 350 से नीचे कोई नहीं कह रहा है अभी तक। नेट पोल के अंदर एक ने किसी ने कहा, शायद नीलसन वगैरह ने 272, दैनिक भास्कर ने ये कहा है कि 281 से, हाँ 300 से पार कर है ना, हाँ 281 से 350 ये रेंज है, 281 से 350 एवरेज 300 से ऊपर बनता है। हाँ बिल्कुल। तो टारगेट क्या है कि पहले से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। तो हर ओपिनियन पोल जिस तरह से घुमा फिरा के देख लीजिए, 300 से ज्यादा आनी है, इसका मतलब 75% स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिलना चाहिए कि 428 सीटों पे लड़ रहे हैं या 430 पे लड़ रहे हैं, तो 325 सीटें आएंगी, तो 75% स्ट्राइक रेट होगा, तभी आएंगी इसके अंदर। ये अपने आप में एक अपना पॉसिबिलिटी है,
इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी इसकी 70% 80% इस तरह के ऑपोजिशन बिखरा हुआ है। परंतु जब मैं भाषण देखता हूँ, बॉडी लैंग्वेज खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी लगता है कॉन्फिडेंस थी कि 295 का उन्होंने क्लेम किया है, तो इतने 2 दिन इलेक्शन की काउंटिंग से पहले कांग्रेस के नेता इतना बड़ा चुनाव के क्लेम कर रहे हैं, पहले नहीं किया था उन्होंने 2000 उसके अंदर। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सोचने का विषय है 2004 क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी एक मानना है, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स के आंकड़े हैं, या तो वो गलत होंगे या सीट्स गलत होंगे, दोनों बराबर नहीं। तो जिस तरह पोल निकाले हैं परसेंटेज, उस हिसाब से तो 424 की 424 उनके खाते में जानी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, मतलब आप थोड़े स्केप्टिकल से मुझे नजर आ रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल आपको लगता है कि एग्जिट पोल की जो नतीजा थोड़ा अनबिलीवेबल है? नहीं, दोनों फिगर टाली नहीं करती ना। सवाल ये है कि अगर किसी स्टेट के अंदर 66% वोट आपको मिल रहा है तो कांग्रेस या अपोजिशन सीट कहां से मिलेगी? आइलैंड इतना, वो कहते हैं, किसी ने कहा है एग्जिट पोल के अंदर कि ऐसा एक टापू होगा जिसके अंदर ग्रीन दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी का। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी, जब परसेंटेज वोट 28% का फर्क है, ऐसा एक व्यक्ति कौन है उस प्रदेश के अंदर जिसकी पॉपुलैरिटी मोदी से भी ज्यादा है? वो तो ढूंढना पड़ेगा ना मेरे को। अगर कर्नाटक के अंदर 54% वोट आपको मिल रहे हैं, 56% मिल रहे हैं, वहां पर 2 आदमी जीत रहे हैं, कौन है वो? इसकी पॉपुलैरिटी मोदी से ज्यादा है। हरियाणा के अंदर ऐसा आदमी व्यक्ति कौन है जहाँ आपके जिस स्टेट्स के अंदर 60% से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, वहां ऑपोजिशन का आदमी जीतेगा, वो आदमी मोदी से ज्यादा पॉपुलर अपनी स्टेट में तो होना चाहिए ना। ये देखने वाले स्टोरी तो वही निकलेगी बाद में कि इतनी बड़ी वेव के बाद ये आदमी जीते। वो भी तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो गया ना अपने आप में उस स्टेट के अंदर। तो मेरे को ये लगता है कि आंकड़े इस बार वोट परसेंटेज जो दिखाएगी, मैंने पहले नोटिस कभी नहीं किया था, आज पहली बार किया है कि वोट परसेंटेज इतना डिफरेंस है। मिनिमम 8% से लेकर के मैक्सिमम 38% तक स्टेट के अंदर है बीजेपी और उनके विरोधियों के बीच में। उसके बावजूद भी इनकी 200 सीटें उनके पास जा रही हैं 543 में से 200 से 195 जा रही होंगी इस हिसाब से। वो कैसे आ सकते हैं जब वोट इतने नहीं है? तो मैं स्केप्टिकल इसलिए हूँ कि ट्रेंड होता ठीक है, बीजेपी सरकार बना लेगी, बन सकती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं हो सकता, परंतु वोट परसेंटेज और दोनों को बढ़ाने के पीछे क्या है समझ नहीं आता। फिर पूरी बढ़ा दीजिए। आज जब देर शाम को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निकले और वहां पे सारे विपक्ष के नेता थे और उन्होंने कहा कि हमने 2-2.5 घंटे बैठ के अपने माथापच्ची की और हम इस नतीजे पहुंचे कि हम 295 प्लस लेके आ रहे हैं। यह भी अपने आप में बिल्कुल एक अजूबी बात, कम से कम मैंने तो नहीं सुनी कि चुनाव के बाद और जिस दिन एग्जिट पोल होने वाले उसके ठीक पहले सत्ता पक्ष विपक्ष, चुनाव के दौरान तो होता रहता, दावे चलते रहते हैं, बट एक बार वोट पड़ जाता तो लोग कहते हैं ठीक है, अब तो नतीजे आएंगे तभी देखेंगे। ये उन्होंने कहा कि हमने माथापच्ची की एक एक सीट पर हमने काउंट किया और तब हम 295 पे आए। अब अगर विपक्ष इस बात को लगता है कि 295 आए और अगर यही नतीजे अगर 4 जून को होंगे तो आपको लगता है क्राइसिस क्रिएट होने वाली है? क्राइसिस समझ नहीं, क्राइसिस क्यों होगी? 295 होंगे तो 95 होंगे, मेजॉरिटी है उनकी, उनको बुलाना पड़ेगा। नहीं, मैं 295 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप विपक्ष कह रहा कि मैंने सारे मैथमेटिक्स कर लिए, सारे गणित लगा लिए, हम 295 पहुंच रहे हैं और पता चला वहां सीटें उनकी आधी भी नहीं आ रही हैं और बीजेपी की सीटें करीब 400 के आसपास पहुंचती नजर आ रही हैं गठबंधन के साथ। दोनों की पॉसिबिलिटी। हाँ, मैं जो कह रहा हूं कि इसके अंदर ये है कि कांग्रेस अलायंस ने मीटिंग की उसके 2 चीजों के लिए, एक तो काउंटिंग में गड़बड़ ना हो उसके लिए, क्योंकि इस बार काउंटिंग के हिसाब से सारा का सारा उनको लगता है कि सीटों के ऊपर, जहाँ जैसे बिहार के अंदर है तो उनका चार्ज है कि लालू यादव हरा दिया गया था कि 10 सीटों में मार्जिन कम था तो डिक्लेयर लास्ट में इलेक्शन के रिजल्ट किया, उसके बाद वो सरकार उनकी बन गई वो 10-12 सीटों का। इस बार भी उनको लगता है कि जब तक काउंटिंग होगी, जो अभी बैलेट जो आते हैं पोस्टल बैलेट, आपने देखा होगा डीएम के लोगों ने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि 25 लाख वोट हैं जो तमिलनाडु के अंदर पोस्टल बैलेट है। अगर 40 सीटों में उसको डिवाइड करें कितने बढ़ जाते हैं पर सीट? अगर उसी के अंदर आप हेराफेरी कर जाते हैं तो वो सीटों के ऊपर फर्क डाल सकता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लॉ है, उसके अंदर बैलेट पेपर जो है पोस्टल बैलेट, उनको पहले काउंट किया जाएगा, उसका रिजल्ट बताया जाएगा, उसके बाद बाकी शुरू होगी। तो इस तरह से कई लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। वहां पर डिस्कशन ये भी हुआ कि हर सीट के अंदर हर पार्टी का नेता अपने फॉर्म 17 लेके जाएगा, उससे कंपेरिजन करेगा। उसके बाद जो नेता का ये भी तो उनको पता था एग्जिट पोल में क्या आने वाला है, हम दोनों को भी अंदाजा था कि एग्जिट पोल में क्या आने वाला है। तो उसके बाद एग्जिट पोल को काउंटर करने के लिए अपना क्लेम जरूर रखना जरूरी था उनके लिए।
कि 200 पहले कभी नहीं करते थे, पहले ये कहते हम विश्वास नहीं करते, इस बार तो नंबर भी दे दिया उन्होंने। तो एक किस्म से दिखाने वाला कि एग्जिट पोल का जो भी रिजल्ट हो, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इतने नंबर की पहली बार हो 295 का नंबर लेकर के आए टू काउंटर द एग्जिट पोल। तब क्या फोटो के अंदर ये भी लिखा है कि एग्जिट पोल की मेजोरिटी टू स्वीपिंग मेजोरिटी मोदी, कांग्रेस क्लेम आल्सो मेजोरिटी, दोनों हेडलाइन आएगी ना। अगर नहीं क्लेम करते तो नहीं आती है। तो मैनेजमेंट ऑफ हेडलाइंस का है, मॉरल का है। दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी हालांकि सिंगल कॉलम में छपेगी उनकी 295, बाकी 6 कॉलम में छपेगी। हेडलाइन आप सुबह शाम से चला रहे हैं। 295 टीवी चैनल ने किसी ने कहा नहीं, 2 बार दिखा के बंद कर दिया। परंतु एक डिस्कशन के अंदर जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, तो जनता में भी लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए एग्जिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए उन्होंने एक नंबर दे दिया। अगर 295 नहीं आते, 260 भी आ जाती है, तभी उनकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अगर उनकी 350 के बजाय 275 जाते हैं, तभी उनकी मेजोरिटी बन जाती है। तो ये वॉर ऑफ नर्व्स है जो माइंड गेम्स चल रही है, खेली जा रही है। तो उस माइंड के ऊपर नंबर्स की लड़ाई चल रही है। अल्टीमेटली जब 24 तारीख को, हमें याद है एक बार हमने काउंटिंग करे थे, आप भी थे उस आज तक में, हमने उत्तराखंड के कांग्रेस को जिता दिया था, जीत गई बाद में। तो इस तरह से कई बार आती हैं ये सब चीजें। सब पंजाब के अंदर भी यही हुआ था, कुछ वोटिंग कर दी थी, उसके प्रकाश सिंह बादल का फोन ही आ गया था बीच में से, आप क्या दिखा रहे हैं, हम कुछ जीत रहे हैं, तुम दिखा रहे हैं हम हार रहे हैं, और आपकी वजह से हम हार गए। तो ये सब चलता रहता है, ये माइंड गेम्स है, हर जगह चलती रहती है। तो आप इसको कहेंगे ये कहें कि सीरियस हम लोग पत्रकार फेल हो गए। पत्रकारों का बेसिस जो आजकल है ज्यादातर टीवी डिस्कशन पे गाइड करते हैं वो लोग, कि बहुत सारे पत्रकार जो टीवी चैनल पर आ रहे हैं वो सारे अखबारों में ज्यादातर रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं है। एक नई चीज टीवी चैनल्स के आ गई है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विशेषज्ञ के नाम से। कौन है, कहाँ से, राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ, संघ समर्थक, ऐसे लोग बहुत सारे आ गए। कोई संघ समर्थक नाम के लोग आ रहे हैं, सारा विचारक। तो इस तरह के लोगों जो एक नैरेटिव बनाते हैं टीवी के अंदर हर तरह से, तो उससे कंफ्यूजन होता है। उससे हम लोग आप डिस्कस करें। मेरे से किसी ने कहा एक प्रशांत किशोर के बारे में डिस्कस करनी चाहिए। मैंने कहा मेरा टाइम क्यों खराब करें, मैं उस आदमी के बारे में सोचता नहीं। आपके पास टाइम है सोचने के लिए, सोचिए उसको। आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ सोचिए। मैं उसके बारे में सोचता था, मैं काय को डिस्कस करूँ। इसलिए जो मैं टीवी चैनल देखता नहीं, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें, ठीक है। मैंने देखा, जो आपसे बात करता आ रहा हूँ कि इलेक्शन जो है मोदी सेंट्रिक है, मोदी मुद्दा है, मेरी कंसिस्टेंट रखा है। हम बीच में लोकल मुद्दे लाते रहे हैं। पहले मैंने कहा रिवॉल्विंग क्या है कि मोदी के मुकाबले में आप क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल आएंगे रिजल्ट के अंदर, तो इसका मोदी का मुकाबला करने में वो लोग फिक्र गए। वो अपना 10,000 रुपए दे देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वो बेचने में विफल हो गए। यही एक इसका मैसेज है। मोदी ने क्या कहता हूँ, मोदी गारंटी जो है उसके ऊपर लोगों ने ज्यादा विश्वास किया। तो व्यक्ति रिलेटेड था, इंडिविजुअल लेड पर्सनैलिटी इलेक्शन था। वो पर्सनैलिटी के मुकाबले में दूसरी पर्सनैलिटी। अब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, जीतते मोदी है, वहां तो कोई लोकल लीडर ही नहीं है जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का नाम अभी पहली बार सुना लोगों ने, वहाँ 25 से 25 दोबारा लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज जी को आपने बाहर कर दिया, राजस्थान में आपने वसुंधरा राजे को न्यूट्रल कर दिया, तो कौन जीत रहा है वहाँ? मोदी जीत रहा है। तो जहां भी देखेंगे आप, बीजेपी के लोकल फेस तो ऑलमोस्ट वैनिश हो गए सब जगह से। पूरे कंट्री के अंदर कोई, थोड़ा योगी के अलावा जिसके नाम से वोट मिलते हैं, सारे देश के अंदर कोई भी बीजेपी का नेता अपने दम पर एक सीट जिता नहीं सकता। मोदी के नाम पर सब वोट देते हैं। आप टीवी चैनल के अंदर इंटरव्यू देखते होंगे, गांव के अंदर लोग कहते हैं मोदी जीतेगा, बीजेपी का नाम कोई देता, हम तो मोदी को वोट देंगे। तो मोदी 10 साल के अंदर ये बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं कि मोदी को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी तो सिंबल लेके चलते हैं, एक व्हीकल है, जैसे गाड़ी में जाना है बॉम्बे में, तो बीजेपी एक सिंबल है, उसको चाहिए तो पहुंचते हैं। तो मोदी को वोट मिला है ये, इसलिए अगर ये एग्जिट पोल होता है तो मोदी का एंडोर्समेंट है, पर्सनैलिटी का एंडोर्समेंट, जैसे हैं वैसे ही है। चाहे वो डॉक पे जाके बैठे, चाहे वो उत्तराखंड में जाके चूहा में बैठे। आपको लगता है कि 2004 जून को जब नतीजे आएंगे तो इन एग्जिट पोल से कुछ फर्क होगा? मैंने कहा दोनों में से एक में फर्क होगा। परसेंटेज जो वोट से दिखाई गई है वो गलत होगी या सीट गलत होगी। दोनों अर्थमेटिकली, साइंटिफिकली दोनों पॉसिबल नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, अगर ये जो एग्जिट पोल के नतीजे अगर ऐसे ही आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी 350 सीट से या 450 सीट से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप कुछ चेंज उनके देखेंगे? क्या देखेंगे? कुछ बदलाव देखेंगे आप? हम कैसे प्रधानमंत्री को देखेंगे मोदी को 3.01? उन्होंने कहा मैं भारत अगले 1000 साल में कैसा होगा वैसा सोच रहा हूँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया।
2047 का विजन उनके सामने होगा, और कल परसों तो उन्होंने कहा कि अगले 125 दिन का खाका ऑलरेडी तैयार है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, आप सोशल, हर तरह के परिवर्तन मैक्सिमम होंगे, क्योंकि उनके पास मैंडेट है, वो कोई शिकायत नहीं कर सकता उसके बारे में। काफी रिफॉर्म्स होंगे, काफी आपको लगेगा, दिखाई देगा, क्योंकि उनको चाहिए कि मैंने कुछ क्रिएट नया करना है। एक मोदी जी के बारे में अपना उन्हें सपना, जब वो विवेकानंद के साथ जाकर बैठकर उस तरह का सपना देखते हैं कि विवेकानंद ने एक बड़े भारत की कल्पना की थी, उससे की कल्पना को मैं भी करके इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो उनके दिमाग में जो भी है, किस तरह का भारत हो, हम चाहे लाइक करें या नहीं करें, तो मोदी जी अपने हिसाब से बहुत बड़े आर्थिक, सामाजिक, लीगल परिवर्तन, एडमिनिस्ट्रेटिव परिवर्तन देश के अंदर होंगे। और हो सकता है पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफ डेमोक्रेसी में भी किस तरह के परिवर्तन हो, जिसमें अपने हिसाब से कि एक आदमी को जब वोट मिल रहा है तो उसके अंदर उसी से ऊपर मैंडेट होना चाहिए। मैं ये नहीं करें कॉन्स्टिट्यूशन बदले गई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम कर दें तो क्या वो भी डेमोक्रेसी? अमेरिका में होता ही है ये सब कुछ। तो मुझे लगता है काफी सारे बड़े परिवर्तन होंगे इसके अंदर। यू विल गो टुवर्ड्स मोर, आपको कहूँगा जैसे फ्री ट्रेड इकोनॉमी के अंदर, जो कह सकते हैं आप फ्री इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत है अभी, उसके अंदर पर सबसे ज्यादा आर्थिक परिवर्तन यहाँ पर होंगे, सबसे ज्यादा। क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को अमीर बनाना है, तो अमीर जब तक ज्यादा नहीं संख्या में बढ़ेंगे, गरीब से अमीर बनेगा ना। वो कहते मैं हर कितनी दीदियों को लखपति बनाऊंगा, एक नारा भी दिया उन्होंने, दीदियों को लखपति बनाऊंगा। तो उनका एक इकोनॉमिक एजेंडा है, उनका एक विजन है। तो मैं देखता हूँ कि इनके तीसरी बार आने से बहुत सारे ऐसे दूरगामी परिणाम होंगे, जिसका देश के अंदर पहली बार पता लगा क्या हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे। इंडिया जो डाइवर्स इंडिया है किस तरीके से, उस डाइवर्सिटी की परिभाषा वो बदलेगी। कल्चरल डाइवर्सिटी रहेगी, उसके ऊपर वो कहीं ना किसी से करेंगे। तो इंडिया को भारत बनाने की जो प्रक्रिया है, वो उसको मोदी जी इस 5 साल के अंदर इंडिया लोग भूल जाएंगे, केवल भारत जाएंगे, और भारत के लिए जो कुछ जरूरी है वो होगा। चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कम समय में हमारे समय निकाला और ये बात करने की कोशिश की। 4 तारीख को सबका इंतजार रहेगा, जाहिर सी बात हम सब लोगों को 4 तारीख का इंतजार है। तो एग्जिट पोल है, इसने डायरेक्शन बताया है, क्या एग्जैक्टली यही होगा अभी तो मैं कह नहीं सकता हूं। बहुत बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, बहुत बार ओपिनियन पोल्स भी गलत हुए, लेकिन क्या इस बार गलत होगा? 4 जून को ही पता चलेगा। प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद।